मैंने बताया था कल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। हाँ, LEN वेवलेंथ, LENGTH, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ाना था, जो हमने कल पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है बेटा, है ना, ठीक है। कौन कौन सी बताई थी मैंने, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज, फिर विजिबल रेज, उसके बाद कौन सी थी, इंफ्रारेड रेज, उसके बाद थी माइक्रोवेव, माइक्रो रेज, और फिर था हमारा लास्ट रेडियो रेज, ठीक है बेटा। मैंने क्या बताया था, इसका फंडा बताया था, काश गम एक्सरे का उतर जाए, है ना, वैसे इतना मत रो। ये बताया था ना, ये कल बता चुका था मैं ना। काश मतलब कॉस्मिक, गामा रेज, एक्स रेज उतर जाए, अल्ट्रावायलेट रेज, वैसे विजिबल रेज, इतना इंफ्रारेड, मत माइक्रोवेव, और रो रेडियो वेव। इतना मैं आपको कल बता चुका था, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा, फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी, क्योंकि पता है ना कि वेवलेंथ रेसिप्रोकल होती है किसकी, फ्रिक्वेंसी की, है, ये तो मालूम है ना, ठीक है। अच्छा, जो हमें दिखाई देती है वो विजिबल रेज होती है ना। विजिबल रेज में ही क्या लेते हैं हम बेटा, है विबग्योर, VIBGYOUR, विबग्योर, है ना, VIBGYOR, विबग्योर। इसकी जो वेवलेंथ होती है लगभग 3800 टू कितनी होती है, 7200 एंगस्ट्रॉम तक होती है ना, एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। इनकी जो वेवलेंथ का ऑर्डर होता है, नोट कर लो, 76 करो उसको, 7200 नहीं, 7600, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स बोल दो, या इसको रेडिएशन बोल दो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना, रेडिएशन, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब जो वेव इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे। लिखो इसमें, लिखो इसके अंदर, लिखना शुरू करो, द वेव which is present, the waves which is present in both electric and magnetic field,
the waves which is present in both electric and magnetic field are known as electromagnetic waves. उनको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड are perpendicular to each other so that they are perpendicular to the propagation. They are perpendicular to propagation. ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोला है इसने कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया अगर वेव्स ऐसे चल रही है, ये प्रोपेगेशन है वेव्स का ना. प्रोपेगेशन का मतलब क्या है? वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर होगा किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के. ठीक है ना? और परपेंडिकुलर होगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड के. और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे? हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया. ठीक है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? अगर वेव्स के नेचर में देखें तो किस तरह से करेंगे हम? अगर वेव्स इस तरह से मूव कर रही है और ये नेचर इस तरह से होगी इसकी, ठीक है ना? लेट करो ये तो इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है ना? ये क्या हो गया इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर, वो तो दिखा दिया मैंने 2D में 3D में. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हुआ, ठीक है ना, तो ये क्या होगा? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो ये इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा. ठीक है ना? यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव. ठीक है ना? एंड परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव. क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नोट करा बेटा. लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलवेज ट्रेवल with the velocity of light, with the speed of light. लिखो, with the speed of light, थोड़ा वर्ड ठीक रहेगा. with the speed of light, and they do not require any medium, and they do not require any medium for the propagation. ठीक है ना?
उसे किसी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं है मूव करने के लिए। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3.3 into 10 की पावर 8। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट होगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो बेटा। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मैंने बताया था पहले ही, क्या बताया था पहले कि लाइट है ड्यूल नेचर, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है ना। वेव क्या होता है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। पार्टिकल नेचर क्या होती है? डिसकंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इतनी बात मैं बता चुका था। तो वेव नेचर से आप क्या एक्सप्लेन करते हो? डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस के बारे में। और पार्टिकल नेचर से आप क्या एक्सप्लेन करोगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ठीक है ना। तो नोट करना शुरू करो इसमें। चलो, there are certain phenomena like interference and diffraction which can be explained on the basis of wave nature of light, which can be explained on the basis of wave nature of light, but there are certain phenomena like photoelectric effect, black body radiation, which can be explained on the basis of particle nature of light, which can be explained on the basis of particle nature of light। क्या मेरी बात समझ में आया? नेक्स्ट लिखो, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है। प्लांक्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लैक बॉडी के ऊपर क्या करा था? कुछ प्रयोग करे थे अपने, है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे। ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो हर तरह की लाइट को, हर फ्रिक्वेंसी की लाइट को इमिट भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है। ऑल फ्रिक्वेंसी की लाइट को वो एब्जॉर्ब भी कर सकती है, रेडिएट भी कर सकती है। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। जस्ट लाइक द रेड हॉट आयरन हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। घर के तवा जो होता है ब्लैक बॉडी बोलते हैं उसको भी, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें लिखना शुरू करो। पहला पॉइंट, प्लांक्स स्टडीड द रेडिएशन। प्लांक्स स्टडीड द रेडिएशन emitted from the black body. Planck studied the radiation emitted from the black body and gave following observation. पहले क्या था? रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एनी ब्लैक बॉडी। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था उसका? रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एनी ब्लैक बॉडी, रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एनी ब्लैक बॉडी आर नॉट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस,
but it is a discontinuous process. But it is a discontinuous process. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, any black body emitted or absorb energy in the form of small packets, or bundles which is known as quanta, QUANTA. क्वांटा प्लूरल में होगा, सिंगुलर में क्या बोलते हैं इसको? क्वांटम, है ना? नेक्स्ट लिखो, इन केस ऑफ लाइट, quantum is known as photons. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एनर्जी ऑफ एनी फोटोन is directly proportional to its frequency. यानी क्या था? E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, या E इज इक्वल टू क्या था? एच न्यू. ठीक है बेटा, एच क्या है मेरा? प्लांक्स कांस्टेंट. एच क्या था बेटा? इसकी वैल्यू क्या है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. देख लो. अच्छा, अभी आपने पढ़ करके आए हो, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी. अभी आप पढ़ के आए हो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? C अपॉन लैम्डा. अगर इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो मेरा क्या फार्मूला बन जाएगा? E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा. ये फार्मूला किसके लिए? फॉर वन फोटोन, एक फोटोन के लिए, है ना? अगर फार्मूला आता फॉर n नंबर ऑफ फोटोन, n नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ये E इज इक्वल टू n HC अपॉन लैम्डा. कोई दिक्कत? नोट करो. हो गया? यानी एक बार क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में बताता हूँ. साइंटिस्ट थे प्लांक ने अपनी थ्योरी दी, क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. उसने क्या करा? उसने ब्लैक बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन को, एनर्जी पर स्टडी की. और उसने एक ऑब्जर्वेशन दिए कुछ, क्या था कि ब्लैक बॉडी से जो भी रेडिएशन निकल रही है वो कोई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है. वो कैसा है? ठीक है ना? ये जो एनर्जी निकलती है वो इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स या पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है. इसको उन्होंने क्या बोला? क्वांटा बोला, क्वांटम, है ना? इन द फॉर्म ऑफ लाइट हम उसको क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं. उसने बोला कि एनर्जी ऑफ रेडिएट एनर्जी ऑफ एनी फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी. यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? न्यू. इसको लिख दिया मैंने E इज इक्वल टू एच न्यू. एच मेरा क्या हो गया? प्लांक्स कांस्टेंट. इसकी वैल्यू क्या होगी? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ठीक है? अब हमें पता है कि न्यू क्या है? C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा.
उससे मेरा फार्मूला क्या आएगा, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। वो फार्मूला किसके लिए, वन फोटोन के लिए, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ फोटोन की बात करें तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। क्या प्लैंक क्वांटम थ्योरी समझ में आ गई? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ये तुम्हारे स्कूल में पूछी जाएगी, ठीक है। इफ द वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर वेव if the wavelength of particular wave is 5000 angstrom, 5000 angstrom, then calculate its frequency. That calculate its frequency. करो सॉल्यूशन। अभी मैंने बताया था ना, एक रिलेशनशिप बताया था, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, बताया था। वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप बताया था। आपसे पूछा गया है फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। C क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, कितना होता है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा कितना है आपका, 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप किस में ले लोगे, 10⁻⁻10 मीटर में चेंज करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है ना, इनटू ये 10⁻⁻7 आ जाएगा यहाँ पर, ये 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 8, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। So ये 0.6 को आपने मतलब 3 को divide 5000 है हाँ तो 5 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा भाई, 5 इंटू 10⁻3 है ना, 5000 को 3 प्लस का तो इसको काट लो, 0.6 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा 7 और 8 15 हो जाएगा, 15 पॉइंट हटाएंगे ये वाला तो 14 आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो बेटा, इफ wavelengths of visible rays are 4000 to 8000 angstrom, 4000 to 8000 angstrom, then calculate its frequencies, निकालो। इधर देख, अगर मैं इसकी पहले वाली 4000 है तो न्यू 1 निकाल दूं, C अपॉन लैम्डा 1, ठीक है ना। C कितना दे रहा, मेरा 3 into 10⁻⁸ और आपका लैम्डा 1 कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 कर सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 अपॉन कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻, माइनस क्या हो जाएगा 7। अगर मैं यहाँ पर भी 7 कर दूँ और यहाँ 0 कर दूँ, कोई दिक्कत तो उसको काट लो, कितना रहेगा 7 कितना बचा 2, ठीक है ना, 4 दूनी 8, 7.25 हो जाएगा, 10⁻14 आ जाएगा।
बताओ। अब मैं फिर उस 4 पंजे 20 हो रही, 7.5 आएगा ना। 7.5 इंटू 10⁻14। न्यूटन निकाल के उन दोनों को माइनस कर दूंगा। नहीं, क्यों माइनस करना है? रेंज तो पूछी है। रेंज तो λ2 है 10⁸8। अब कितना है ये? 8000। मैं इसको डाइट कर दूं, 8 इंटू 10⁻⁻7 डायरेक्ट लिख दूं, और यहाँ 10⁻7 करके यहाँ 30 लिख दूं। कर सकता हूँ। 8 से इसको अब काट सकता हूँ। 3.25 इंटू 10⁻14 किस में आएगा? हर्ट्ज। ये भी किस में आएगा? हर्ट्ज। इसकी रेंज होगी 7.5 टू 10 की पावर रेंज कहाँ से होगी? 3.25 से 7.5। 7.5। ठीक है, क्योंकि अगर लैम्डा क्या होगा? ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, और लैम्डा कम होगा तो फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर जो लैम्डा है वो 8000 था, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? कम। ठीक है, अगर रेंज पूछा जाएगा तो रेंज क्या लिखोगे इसकी? 3.25 इंटू 10⁻14 टू 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ photons having frequency दे रखी है इसकी 2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, 2 इंटू 10⁻25 हर्ट्ज। 25 नहीं 15 कर लो, बहुत लंबा हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। भाई आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है और आपसे एनर्जी पूछी है, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरा? एच न्यू। एच की वैल्यू क्या है? 6.63 माइनस 34। न्यू कितना है तुम्हारा? 2 इंटू 10⁻15। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये? 13.26 इंटू 34 में से 15 के कितने बचे? 10⁻⁻19। ये किस में आ गया? जूल में आ गया एनर्जी। अगर आपसे ईवी में पूछा जाए तो क्या करोगे? अभी एनर्जी जूल में, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाए तो क्या करोगे? इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दो। ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा? 0 लग के 160 अप्रोक्स हो जाएगा 8.2 EV। ठीक है ना, आपको पता है ना 1 EV इजिकल टू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, या फिर क्या होता है 96 किलो जूल पर मोल। ये ध्यान रखना। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, ठीक है ना, वो क्या है? इजिकल टू 12,400 अपॉन लैम्डा। लैम्डा किस में चाहिए? एंगस्ट्रॉम में, और जो ये एनर्जी आएगी किस में आएगी? ईवी में। ठीक है ना, नहीं अगर वो ईवी में पूछेगा ना आपसे, इसमें एच और सी की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी ना उसने, एच सी की वैल्यू लिख दी, और फिर उसमें क्या करा उसने? जो लैम्डा था एंगस्ट्रॉम में चेक रखा, और जो जूल में आनी चाहिए थी उसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करके ये आंसर आ गया। आपको ये शॉर्टकट याद करना है, ये बहुत सारा न्यूमेरिकल आपके सॉल्व करेगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखो,
देखो, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स हैविंग वेवलेंथ, अब आपको क्या दे दिया, लैम्डा दे दिया, कितना दे रखा है, Calculate energy of photon having वेवलेंथ 4100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, कर सकते हो। जैसे अभी अगर मुझसे पूछे, एक बार देख लो, सीख लो, आपको मैंने शॉर्टकट बताया इजिकल टू 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। क्या आपको लैम्डा एंगस्ट्रॉम में गिवन है? तो 124004100 अप्रोक्स कितना आ जाएगा है, 3 EV, अप्रोक्स 3 EV ले लो, ठीक है ना। अगर 3 EV में एक वो लेता हूँ, आप उसने ईवी में अगर ऑप्शन में दे रखा तो ईवी में ठीक कर दो, लेकिन उसने अगर जूल में दे रखा तो क्या कर रखा है, तो आप क्या कर दो, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना में आ जाएगा आपका 4.8 × 10⁻⁻19 जूल आ गया, ठीक है ना। आपसे किलो जूल पर मोल में पूछ रहा है, तो आप क्या कर दो, 3 EV है ना, EV को फिर 96 से मल्टीप्लाई कर दो, 288 आ जाएगा किलो जूल पर मोल में आ गए। बताओ, और सर हमें उसमें ना लिया हो, मीन्स उसमें ना लिया हो तो किसमें, जो हमें वेवलेंथ है उसमें मीटर में दी हो अगर एंगस्ट्रॉम में चेंज कर ला। एक मिनट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स निकालने हैं। गिवन है लैम्डा इजिकल टू आपको दे रखा है 310 नैनोमीटर, किसमें दे रखा है, नैनोमीटर में, ध्यान रखना इस बात की। और एनर्जी दे रखी है 2 × 10⁻5 जूल। करिएगा, बड़ा सिंपल है बेटा। अगर नैनोमीटर आपको दे रखा है, नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर, एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 मीटर होता है, ठीक है ना। या इसको मेरे को क्या करना है, 10⁻10 में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, 10 से तो मल्टीप्लाई करूँगा और 10 से डिवाइड करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर चला कर क्या जाएगा, 10⁻10 नहीं आ गया, इंटू 10, ठीक है ना, बता। और ये 10⁻10, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो नैनोमीटर है उसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दो तो एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, है। तो मतलब 310 नैनोमीटर को हमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3100 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। आगे बात समझ नहीं, आगे क्या बात समझ में आई। अगर मैं नैनोमीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो एंगस्ट्रॉम में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यानी कितना है मेरा, 310 नैनोमीटर, ये कितना जाएगा, 3100 एंगस्ट्रॉम। बताइए, सॉल्यूशन कर लो इसका, क्या आएगा, इजिकल टू 12,000, देखो इजिकल टू क्या फार्मूला है, NHC अपॉन लैम्डा, तो ई तो ऐसे रहेगा,
n इंटू एच सी की वैल्यू कितनी है 12,400 ले लो, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में 3100 एंगस्ट्रॉम हो गया। ये जो है मेरा ईवी में, ठीक है ना, लेकिन एनर्जी हमें क्या दे रखी है 2 इंटू 10⁵ जूल, n इंटू ये मेरा ईवी में था ना 3100 एंगस्ट्रॉम, इसको जूल में कैसे करूँगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी जूल में आ गया। आ गया नहीं, इधर भी जूल उधर भी जूल, तब तो एन की वैल्यू निकाल लोगे, निकाल लो एन की वैल्यू, कैलकुलेट तो कर ही लोगे बेटा, कैलकुलेट कर लो। 3.125 इंटू 10⁻23, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted in per second, ठीक है बेटा, emitted in per second having lambda क्या हो गया wavelength, having wavelength 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, by a bulb of 60 watt, by a bulb of 60 watt, रखा है। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन पर सेकेंड हैविंग लैम्डा 2000 एंगस्ट्रॉम बाय अ बल्ब ऑफ 60 वाट। 60 वाट यानी पार हो गया, पार की यूनिट होती 60 वाट। 60 वाट का मतलब क्या होता है 60 जूल पर सेकेंड, उससे आपको एनर्जी मिल गई, एनर्जी क्या आ गई आपके पास 60 जूल। आइए आपके पास फार्मूला क्या है E इजिकल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा, एन हो गया एच सी कितना हो जाएगा 12,400 12,400 लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है फार्मूला किसके लिए है बेटा ईवी के लिए, ईवी क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ईवी को अब हमें जो एनर्जी दे रखी है किसमें दे रखी है जूल में, हमें जो एनर्जी यहाँ पर दे रखी है वो क्या दे रखी है 60 जूल। अभी जो फार्मूला ईवी के अंदर है इसे जूल में चेंज कर दो, अगले स्टेप में करते हैं। ये फार्मूला जो है वो ईवी में, एनर्जी हमें कितनी दे रखी है जूल में, तो एन इंटू 12,400 लैम्डा एंगस्ट्रॉम में कितना है 2000, और ईवी को अगर मैं जूल में करूँ तो क्या होगा 1 ईवी इजिकल टू बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो जाता है, हो जाता नहीं होता, फार्मूला बताया था। इससे एन की वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो एन इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरा एन इजिकल टू कितना हो जाएगा 120 1200 हो जाएगा ना, है ना, 2 तो जीरो गई है 2000 के स्टॉक में, ठीक है ना। ये सॉरी एन इजिकल टू कितना हो जाएगा 1200 124 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁹, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लोगे ना इसको, यानी क्या हो जाएगा एन इजिकल टू 1200 अपॉन 124 इंटू 16 इंटू 10⁻⁹। सॉल्व कर लेना, नंबर ऑफ फोटॉन आ जाएंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by a bulb, calculate number of photons
emitted by a bulb having 100 watt with efficiency of 80% in 10 minutes. 80% in 10 minutes. And wavelength of Wavelength of photon is 310 nanometer. 3 to 10 की पावर 310 नैनोमीटर। ऐसे बात कर सकते हैं कैसे, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पर 100 वॉट का 80%, 80/100 इंटू 60 मिनट, 60 मिनट दे रखा है ना, इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 60 मिनट दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 minutes. 10 मिनट्स दे रखा है, तो 10 इंटू 10 मिनट्स को हम सेकेंड में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लो, हो जाएगा 200 से 100 गया, क्या हो गया? 600 हो जाएगा और 600 into 8 देंगे तो 48. 1000 आ गया, ठीक है ना। 48,000 आ गया ना, किस में आ गया? जूल में, एनर्जी इसकी अब वो जूल में आ गया। अब मुझे फार्मूला पता है, नंबर ऑफ फोटोन निकाले ना, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू 12,400 अपॉन क्या आ जाएगा, लैम्डा, किस में? नैनोमीटर में है ना, एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम ठीक है ना। ये एनर्जी ईवी में होती है, लेकिन जूल में चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻19 को, नैनोमीटर है. रुका कर, सुनना कर मेरी बात को, है ना। तो ये किस में आ गई, जूल में आ गई है एनर्जी, अब ईवी से है। तो अब हमें क्या दे रखा है, n इंटू 12,400, लैम्डा कितने में दे रखी है, 310 नैनोमीटर। अब मैंने लिखवाया था नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 10 इंटू 10 कर देते हैं ना, अरे कर देते हैं ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 310 की जगह क्या हो जाएगा, 3,100 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एनर्जी कितनी है हमारी, 48,000 जूल। सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। यहाँ से n निकाल लोगे, n कैसे निकालोगे, ये तो कैंसिल हो गया 2 जीरो से, ठीक है ना। 4 चला जाएगा, 4 आ जाएगा ना, 4 से आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, अभी दो 4,800, ये होगा n इज इक्वल टू, हमें n निकालना है ना, n कैसे रहेगा, 4800 अपन कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो ऊपर चला जाएगा, 48,000 जब 48,000 है ना, ठीक है। पॉइंट लगा लो, 1 जीरो और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये कितना होता है, अगर मैं इससे काटूं 3 जाएगा, हैं ये करिए ना, 16 नहीं होते, तो 30,000 हो गया अपॉन 4 इंटू 10⁻⁹। अब कर लो कितना हो जाएगा, 7.28
कितना आ जाएगा, इसको पूरा कर दो, 7.5 तो करीब कर रहे हो इसको, और इसमें 1 2 3 जीरो रह जाएगा, ये प्लस का 19 होगा ऊपर आ करके, तो क्या जाएगा 7.5 19 20 20 21 22 हो जाएगा, 10:22 अप्रोक्स इतना आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन। एक वर्ड होता है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, जो खैर डिटेल में तो इसकी आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आयनाइजेशन एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में I.E बोल देते हैं, है ना। ये होता क्या है, ऊपर देख, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है 0 से इन्फिनिटी तक ले जाने में, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी भी जो मिलेगी किसकी फॉर्म में मिलेगी, ईपी यानी फोटॉन्स के फॉर्म में, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन तो देंगे, जिसमें पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन वो क्या निकलेंगे 0 से इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसमें लिखना शुरू कर दो, लिखो, बोलूं, देखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन to infinity from outermost orbit of an isolated gaseous atom, orbit of an isolated gaseous atom is known as ionization energy, ठीक है ना। जैसे कोई सोडियम एटम है ना, उसको पहले आइसोलेटेड गैसेस एटम में चेंज करेंगे, उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एन पॉजिटिव हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, और उसे गैसेस में कन्वर्ट करना है या वो कन्वर्ट करके बोन हाइबर साइकिल से, ठीक है ना, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट is 288 kilojoule per mole. Ionization energy of an element is 288 kilojoule per mole. Calculate the wavelength of photon. The wavelength of photon just required to ionize the element. Just required to ionize the element. Just required to ionization क्या ionize the element. Just required to ionize the एलिमेंट। जिसे हम बात करते हैं किसकी है, एनर्जी की। अब क्या है, मान लिया इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी जो जस्ट आयनाइज, किसने क्या वर्ड बोला, जस्ट आयनाइज। मतलब एकदम से कन्वर्ट, जस्ट आयनाइज का मतलब है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, बाहर निकलने के बाद अगर उससे ज़्यादा जो एनर्जी मिल रही है उसको, ठीक है ना, तो बाकी जो एनर्जी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें 2 जूल एनर्जी की जरूरत है जस्ट आयनाइज करने के लिए। तो इसकी जस्ट अब इसको जो एनर्जी ऑफ फोटोन मिली वो कितनी मिली, 10 जूल के फोटोन मिला, ठीक है ना। तो 2 जूल में तो जस्ट आयनाइज होगा और बचाओ जो 8 जूल है वो इन्फिनिटी
वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। उसको मूव कराने के लिए तो काम आएगी ना, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमें क्या बताया है, हमारे पास इसने एनर्जी जो दे रखी है, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हमारा, 12,400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। अब इस तरह मुझे जो एनर्जी दे रखी है वो किस में दे रखी है बेटा, किलो जूल पर मोल में दे रखी है। क्या है, 288 किलो जूल पर मोल। और क्या पूछा मुझसे, लैम्डा पूछा है, वेवलेंथ पूछा ना, है वेवलेंथ ऑफ फोटोन, एक ही फोटोन है तो फोटोन का n इजिकल टू 1 है, तो नंबर ऑफ फोटोन वाला फार्मूला तो लगेगा नहीं, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन कितने रखे, एक दे रखे हैं। अब लैम्डा है एंगस्ट्रॉम में, ये पूछा है। लेकिन देखो ये जो हमें एनर्जी दे रखी है किसमें दे रखी है, किलो जूल पर मोल में। ये ईवी में होती है, ईवी को किलो जूल पर मोल में चेंज करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 96 से, ठीक है ना। 96 3 से कितना हो गया ये। तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में क्या आ जाएगा मेरा, 12,400 अपॉन 3, काट लो, क्या आ जाएगा आपका 4133 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। वेवलेंथ तो पूछी है, नहीं लिखो, बॉन्ड एनर्जी, हाँ, एंड काइनेटिक एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई मॉलिक्यूल्स है A2 कोई मॉलिक्यूल्स है, यानी इसके पीछे बॉन्ड AA लग रहा है, A के बीच में क्या है, कोई बॉन्ड है, ठीक है। अगर मैंने इसको कोई एनर्जी का फोटोन डाला है EP, है ना, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, हाँ, एनर्जी ऑफ फोटोन, EP होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये बॉन्ड क्या हो गए, अलग अलग हो गए, बॉन्ड टूट गया, एटम्स की फॉर्म में आ गए, ठीक है ना। अब इस बॉन्ड को जिस बॉन्ड, ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है जिस एनर्जी से, उसे क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। आप जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है तो उसके लिए तो कोई एनर्जी होगी ना, उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी इसकी, x, मान लिया हमने x किलो जूल पर मोल मान ली, बॉन्ड एनर्जी हमने इसकी क्या मान ली, x किलो जूल पर मोल मान ली, है ना। अगर मेरे को बताओ एनर्जी ऑफ फोटोन की जो वैल्यू है वो बॉन्ड एनर्जी से अगर कम हुई, क्या बॉन्ड ब्रेक होगा, नहीं, हाँ, बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। अगर EP की एनर्जी, मतलब EP बॉन्ड एनर्जी के इक्वल हुआ, एनर्जी ऑफ फोटोन बॉन्ड एनर्जी के इक्वल हुई, तो क्या बॉन्ड ब्रेक होगा, नहीं, होगा, हाँ, बराबर है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर EP की वैल्यू बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है तो बॉन्ड विल ब्रेक, बॉन्ड तो ब्रेक होगा, एंड रिमेनिंग एनर्जी, हाँ, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जो रिमेनिंग एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट कर ले। और कितने % एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, अगर वो पूछ ले तो भाई कितने %, परसेंटेज ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड
इंटू काइनेटिक एनर्जी। अरे निकाल नहीं सकते परसेंटेज, क्या होगी? ईपी माइनस बॉन्ड एनर्जी अपॉन ईपी इंटू 100। अरे आपको परसेंटेज निकालने नहीं आता? अगर आपके 200 नंबर आए, ठीक है ना, तो परसेंटेज निकालो कितना होगा? 200 500 में से करके 200 अपॉन 500 इंटू 100, ठीक है ना। वो आपके नंबर आए, जो नंबर नहीं आए तो कितने? 400 अपॉन 600 इंटू 100, हाँ सॉरी 300 अपॉन 500 इंटू 100। क्वेश्चन लिखो बेटा। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस 384 किलो जूल पर मोल। Bond energy of a substance is 384 kilojoule per mole. Calculate the lambda of photon. Calculate the lambda of photon. क्या निकालना है? Wavelength. Calculate the lambda यानी wavelength of a photon required to break the bond of the substance. Required to break the bond of the substance. Required टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द सब्सटेंस। अरे बड़ा सिंपल है, आपको बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, एनर्जी आप कितनी दे रखी है? 384 किलो जूल पर मोल। वो आपका क्या आ जाएगा? 12400 लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, ये किलो जूल पर मोल में, किसमें? किलो जूल पर मोल में एनर्जी है। ये ईवी में होती है, इसको किलो जूल पर मोल में चेंज करने के लिए 96 से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो बताओ? हैं? हाँ, और 96 4 से कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 384। तो लैम्डा इजिकल टू कितना हो जाएगा? 12400 अपॉन 4, तो क्या आया? 3100 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ आ गई। भाई किलो जूल पर मोल यहाँ है ना, ये ईवी में 1 ईवी इजिकल टू कितना हो जाएगा? 96 किलो जूल पर मोल। तो ये किलो जूल पर मोल, तो ईवी को किलो जूल पर मोल में चेंज कर लो। इसका सेकंड पॉइंट लिखो। अच्छा एक चीज और बताओ, ये जो लैम्डा है ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड बनाएंगे तो मतलब जितना बॉन्ड एनर्जी उतना ही हमें ईपी देना पड़ेगा, मतलब मिनिमम एनर्जी। अगर एनर्जी मिनिमम में तो लैम्डा कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। हमें पता है ना, ई जो है रेसिप्रोकल टू लैम्डा है। अब ये बॉन्ड एनर्जी के बराबर ही हमें वो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन देनी पड़ेगी। उसके जो बची हुई एनर्जी ज़्यादा मिल गई तो किसमें चेंज जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो यानी कि एनर्जी कौन सी होगी? मिनिमम। और ये क्या होगा? मैक्सिमम। तो ये लैम्डा मैक्सिमम है, ठीक है ना। हाँ, अगर इससे ज़्यादा, अगर हमने लैम्डा मैक्सिमम की, सपोज करो कि हमने कोई लैम्डा मैक्सिमम से ज़्यादा, अगर लैम्डा मैक्सिमम से ज़्यादा मैंने वेवलेंथ की फोटोन डाला, बड़ी बात सुन, अगर लैम्डा मैक्सिमम से ज़्यादा का हमने ज़्यादा वेवलेंथ का फोटोन डाला, क्या बॉन्ड ब्रेक होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा का कर दिया, इससे भी ज़्यादा कर दिया तो एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर लैम्डा मैक्सिमम से ज़्यादा का लैम्डा हुआ तो बॉन्ड विल नॉट ब्रेक, ठीक है। और उससे कम हो गया लैम्डा मैक्सिमम से, हाँ, बॉन्ड विल ब्रेक हो जाएगा ना, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट लिखो क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट लिखो, इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज यूज्ड
if wavelength of photon is used 2480 angstrom, 2480 angstrom, then what percent of energy of photon, that what percent of energy of photon, that what percent of energy of photon is converted into kinetic energy. तो पहले से एनर्जी निकाल लो. एनर्जी क्या आएगी? शॉर्टकट लगा लो. लैम्डा क्या दे रखा है? 2480. इसे काटो कितना जाएगा? 5 EV में आ गई. लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी दे रखी है हमें किस में दे रखी है? किस में दे रखी है? किलोजूल पर मोल में. EV को किलोजूल में चेंज करेगी तो क्या करेगी? 96 से मल्टीप्लाई करेगी. तो यहाँ इंटू 96 कर दो तो कितना आ जाएगा? 480 किलोजूल पर मोल आ गया. 480 किलोजूल पर मोल आ गया. अब क्या है? एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी है. ये कितनी आई है भाई? 480. ये कितनी है? 384. ठीक है, यार ज़्यादा एनर्जी दे रहे. तो परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा ना, है ना? तो क्या होगा मेरा? 480 है. हाँ वही तो है ना, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है. तो 480 ये तो होगी एनर्जी. ठीक है ना. और वो बॉन्ड एनर्जी 384 अपॉन कितना हो जाएगा? 480 इंटू 100. सॉल्व कर लो. सॉल्व करके बताओ कितना आएगा. सॉल्व करके बताओ फटाफट कितना आएगा. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 96 60 0 से 0 का अपॉन कितना आ जाएगा? 480. कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा? 20%. कोई दिक्कत? समझ आ गया?